बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल गाइडेंस के साथ मैं हूं महमूद अजीम। दोस्तों, अगर आप भी 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर आपने ये इन्वर्टर्स लगवा रखे हैं तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही कारआमद साबित होगी। तो इसमें मैं ना सिर्फ आपको इन्वर्टर की सेटिंग या प्रोग्रामिंग चेंज करने का तरीकाकार बताऊंगा कि आपको कौन सी सेटिंग रखनी चाहिए ताकि इन्वर्टर बेस्ट परफॉर्म करे और सोलर पावर भी आपको पूरी मिले और बैटरी चार्जिंग भी अच्छी हो और बैटरीज की लाइफ भी आपको 6 से 7 साल तक मिले। नो डाउट पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी इन्वर्टर बनाने वाली कंपनीज के इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं उनमें सबसे ऊपर जो हैं टॉप ऑफ द लाइन जो इन्वर्टर्स हैं वो इन्वर्क्स कंपनी के हैं। लेकिन जो करंट सिचुएशन इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की, इसमें डॉलर का रेट कंट्रोल नहीं हो रहा, इन्वर्क्स को बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उनको या तो अपनी क्वालिटी कम करनी पड़ेगी या फिर प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी। इसलिए इन्वर्क्स ने अपनी प्रोडक्शन बहुत हद तक कम कर दी है। इसलिए उसके इन्वर्टर्स जो हैं वो बहुत जो लोगों के पास स्टॉक पड़ा हुआ था सिर्फ वही अवेलेबिलिटी है ज़्यादा, क्योंकि इन्वर्क्स का माल जो है वो ब्लैक में मिल रहा है। इन्वर्क्स के इन्वर्टर इतने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं कि उनको सिर्फ एलियट क्लास ही अफोर्ड कर सकती है। इस वक्त क्राउन और सोलर मैक्स दो बड़े कंपटीटर हैं जो कि इन्वर्क्स कंपनी का सही तरीके से बिल्ड क्वालिटी वाइज मुकाबला कर रहे हैं। के इन्वर्टर्स जो हैं इन्वर्क्स और इनके इन्वर्टर्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम क्वालिटी है। क्राउन और सोलर मैक्स दोनों कंपनीज ही इन्वर्क्स को बहुत जल्द बिछाड़ने वाली हैं। अभी तक ये इनकी सेल इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई। उसकी मेन रीज़न जो है इन कंपनीज ने ज़्यादा पब्लिसिटी और प्रमोशन नहीं करवाई, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी लोकल कंपनीज के इन्वर्टर्स की प्रमोशन होती रहती है। आए स्पॉन्सर्ड वीडियोस उनकी आ रही हैं और यूट्यूबर्स को बहुत ज़्यादा वो प्रमोट करती हैं, गिफ्ट सेंड करती हैं, तो बहुत ज़्यादा उनकी प्रमोशन हो रही है। अगर सोलर मैक्स और क्राउन ये दो कंपनीज भी इतनी ज़्यादा प्रमोशन करवाती तो आज ये नंबर 1 पे होती। इन्वर्टर की सेटिंग करने के लिए आपको एंटर की 3 सेकंड्स तक प्रेस करनी पड़ेगी और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 01 की सेटिंग है। 01 में यहाँ पे SOL, UEI और SBU 3 मोड्स हैं। सिर्फ कंपनी में सिर्फ 3 मोड्स प्रोवाइड किए गए हैं, जबकि किसी अच्छी कंपनी के किसी भी अच्छे इन्वर्टर में MKS मोड भी दिया जाता है, क्योंकि बहुत कम इन्वर्टर्स में आता है MKS, यानी कि ग्रिड शेयरिंग का इसमें नहीं है। SOL पे रखेंगे तो सारा दिन आपका सोलर यूज़ होगा और शाम को ऑटोमेटिकली वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपने सोलर सिस्टम नहीं लगवाया हुआ या फिर आप सोलर सिस्टम के तौर पे इसको यूज़ नहीं करना चाहते, एज अ UPS यूज़ करना चाहते हैं, फिर यहाँ से आपको UEI सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद है SBU। अगर आप बहुत ज़्यादा बचत करना चाहते हैं फिर SBU मोड को सिलेक्ट कर लें। इसमें यह होता है कि सारा दिन सोलर यूज़ होता है और शाम को ऑटोमेटिकली इन्वर्टर जो है खुद ब खुद बैटरी को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। वो बैटरी जो उसने सारा दिन फ्री में चार्ज की होती है सोलर पावर से, और फिर जब बैटरी एक खास पॉइंट तक डिस्चार्ज हो जाती है उसके बाद वो बैटरी मोड से शिफ्ट हो जाता है यूटिलिटी यानी वापडा के ऊपर, और वापडा ही सारा घर का लोड चलाती है और बैटरी को भी चार्ज करवाती है। और फिर तब तक चार्जिंग चलती रहती है जब तक एक खास वोल्टेज जो है 13 नंबर सेटिंग में रखे जाते हैं वो अचीव ना हो जाए। नंबर 2 पे आता है मैक्सिमम चार्जिंग करंट। बेसिकली ये MPPT की पावर है। आपके इन्वर्टर का जितना स्ट्रॉन्ग MPPT है, यानी कि उसकी MPPT रेंज जितनी ज़्यादा है, वाटेज की उसकी पावर रेंज जितनी ज़्यादा है, यहाँ पे उतने ही ज़्यादा एम्पेयर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक किसी इन्वर्टर की बिल्ड क्वालिटी को डिटरमिन करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट रेंजेस अवेलेबल हैं। तो इसकी मिनिमम 2 एम्पेयर और मैक्सिमम, इसमें 2-3 मॉडल्स हैं उनकी डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपने अगर 100 एम्पेयर आर की बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो 15 प्लेट या 17 प्लेट भी होती है, उसके लिए आपने रखने हैं 20 एम्पेयर। अगर आप 100 एम्पेयर आर का बैटरी बैंक यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप 15 प्लेट या 17 प्लेट बैटरी यूज़ कर रहे हैं, फिर आपने यहाँ पे 20 एम्पेयर सेट कर देना है करंट इसका। और अगर आप 200 एम्पेयर आर या इससे ज़्यादा बड़ा बैटरी बैंक लगा रहे हैं तो आपने यहाँ पे 30 एम्पेयर मिनिमम सेट करने हैं ताकि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिले और आपकी बैटरीज भी ख़राब ना हो। नंबर 3 पे है AC इनपुट वोल्टेज रेंज। इसमें 2 तरह के मोड्स हैं, एक APL मोड है और दूसरा है UPS मोड। अगर आप कंप्यूटर यूज़र हैं, PC यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको UPS मोड सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि पावर शिफ्टिंग का टाइम इंटरवल है वो सिर्फ 10 मिलीसेकंड होता है, जबकि APL में पावर शिफ्टिंग का जो टाइम इंटरवल है वो 20 मिलीसेकंड होता है, यानी वो इतना ज़्यादा होता है कि इंसानी आंख उसको देख सकती है। आपके PC को एक झटका सा लगता है और इस तरह से उसके डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है और आपसी जो है वो रीस्टार्ट हो जाता है। APL में वोल्टेज रेंज वाइड होती है जबकि UPS में वोल्टेज रेंज नैरो होती है। अगर आपके एरिया में वोल्टेज बहुत ज़्यादा लो रहते हैं तो फिर आप APL यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से आपका इन्वर्टर जो है प्रॉपरली यूटिलिटी के ऊपर वर्किंग करता रहेगा। और नंबर पे है पावर सेविंग मोड। तो हमेशा डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी डिसेबल ही रखना चाहिए ताकि आपका इन्वर्टर कंटिन्यूसली चलता रहे। आपके इन्वर्टर के ऊपर बिल्कुल लोड नहीं होता और कई घंटे तक ऐसे ही चलता रहता है और बैटरी कंज्यूम करता रहता है, फिर आप इसको अनेबल भी कर सकते हैं ताकि आप बैटरी को सेव रख सकें। नंबर 5 पे आती है बैटरी टाइप। यहाँ पे 3 बैटरी टाइप्स दी हुई हैं, AGN, फ्लडेड और
यूज़र डिफाइंड। यहाँ पे लिथियम बैटरी का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इसके साथ लिथियम बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आप इसको यूएससी पे सिलेक्ट करेंगे और फिर अपनी मर्ज़ी के पैरामीटर जो हैं इसमें फीड कर देंगे 26, 27 और 29 नंबर पे मर्ज़ी के लिथियम बैटरी की जो भी आप बैटरी टाइप लिथियम है या ट्यूबलर है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके पैरामीटर्स आप 26, 27 और 29 नंबर पे फीड कर देंगे कि आपका इन्वर्टर उसी हिसाब से बैटरियों को चार्ज और डिस्चार्ज करवाएगा। 6 और 7 पे ओवरलोड और ओवर टेम्परेचर की सेटिंग है। यहाँ से हम इसको डिसेबल या अनेबल कर सकते हैं। इसको हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू यानी डिसेबल ही रखना चाहिए। कुछ लोग इसको अनेबल कर देते हैं जिसकी वजह से इन्वर्टर के जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब इन्वर्टर ओवरलोड या फिर ओवर टेम्परेचर की वजह से शट डाउन होता है तो फिर दोबारा से रीस्टार्ट होने की ट्राइयाँ करता रहता है। बार बार इन्हीं कोशिशों में फ्लक्चुएशन होती रहती है, जिसकी वजह से एक बहुत पीक सर्ज वोल्टेज की मिलती है, उसकी वजह से इन्वर्टर जो है उसके कंपोनेंट्स जल जाते हैं। तो इसलिए इसको हमेशा डिसेबल ही रखें। नंबर पे है आउटपुट फ्रीक्वेंसी, यानी कि इन्वर्टर जो पावर प्रोड्यूस करता है उसकी फ्रीक्वेंसी आप कितनी रखना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी अप्लाइंसेज हैं 50 साइकिल के ऊपर वर्किंग है उनकी, इसलिए हमें 50 साइकिल ही सिलेक्ट करना चाहिए। 11 नंबर पे है मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट, यानी कि ये वापडा का चार्जिंग करंट है जिस करंट से आप बैटरियाँ चार्ज करवाना चाहते हैं। अगर जल्दी बैटरियाँ चार्ज करवाना चाहते हैं यहाँ से आप करंट इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसको कोशिश करें कि कम से कम रखें ताकि बैटरी जो है स्लोली चार्ज हो। जितनी बैटरी स्लोली और कम करंट के ऊपर चार्ज होती है उतनी ही बैटरी कम डैमेज होती है और उसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है। आप किसी भी साइज़ का बैटरी बैंक यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 एम्पेयर से लेकर 10 एम्पेयर तक इसको सेट करें। अगर आप चाहते हैं कि वापडा पे बहुत ज़्यादा कम बैटरी चार्ज हो और रात के टाइम बहुत कम खर्चा हो वापडा से, तो फिर 2 एम्पेयर सेलेक्ट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि एक मीडियम लेवल पे बैटरी चार्ज हो फिर 10 एम्पेयर रखें। अगर आप 200 एम्पेयर आर या इससे बड़ा बैटरी बैंक यूज़ कर रहे हैं तो फिर यहाँ से आप 20 एम्पेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 20 एम्पेयर से ज़्यादा जब वैल्यू रखते हैं 30 जो या फिर 40 जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 है, तो फिर बैटरियाँ बहुत जल्दी ख़राब होती हैं, लेकिन आपको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मिलती है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है और कई कई घंटे मुसलसल लोड शेडिंग रहती है वहाँ पे करंट ज़्यादा हम रख सकते हैं, लेकिन बैटरियाँ फिर डैमेज होती हैं। 12 नंबर पे है स्टॉप डिस्चार्जिंग द बैटरी, यानी ये वो सेटिंग है जिससे आप अगर आपने नंबर 1 पे SPU रखा हुआ है तो यहाँ से आप 12 नंबर और 13 नंबर को यूज़ करते हुए अपने बैटरी को डिस्चार्जिंग जो और उसकी चार्जिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। बैटरी की अगर डिस्चार्जिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपने 12 नंबर को सेट करना है। अगर आप बैटरी की चार्जिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं फिर आपने 13 नंबर वोल्टेज सेट करने हैं। अब इतने वोल्टेज तक बैटरी चार्ज हो और या फिर इतने % बैटरी चार्ज हो और उसके बाद चार्जिंग बंद हो जाए। यहाँ पे सोलर मैक्स ने एक ही यूज़र मैनुअल दिया हुआ है। डिफरेंट उनके जो भी डिफरेंट मॉडल्स हैं, छोटे इन्वर्टर्स, बड़े, फिर उससे बड़े भी, जितने भी IP21 में इनके इन्वर्टर्स हैं उन सब के लिए एक ही टाइप का यूज़र मैनुअल दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट के हिसाब से चलने वाले डिफरेंट जो इनके मॉडल्स हैं सबके लिए इसी यूज़र मैनुअल के अंदर सेटिंग प्रोवाइड की हुई है। यहाँ से आपने 12 नंबर की सेटिंग को डिफ़ॉल्ट वैल्यू के ऊपर रखना है। 12 नंबर को आपने FUL पे रखना है, यानी कि जब तक बैटरी फुल चार्ज ना हो यूटिलिटी के ऊपर तब तक वो यूटिलिटी को छोड़े ना और यूटिलिटी को ही चलाता रहे एज अ लोड, यानी कि लोड भी घर का सारा यूटिलिटी के ऊपर चलता रहे और चार्जिंग भी यूटिलिटी से चलती रहे तब तक बैटरी फुल चार्ज ना हो। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी उसके बाद ये मोड चेंज हो जाएगा, यानी कि ये फिर यूटिलिटी यानी वापडा को छोड़ देगा और फिर आपकी जो बैटरी है वो यूज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। इन्वर्टर जो है सारे घर का लोड बैटरी के ऊपर डाल देगा और बैटरियों से ही हर चीज़ चल रही होगी और फिर तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपने 12 नंबर सेटिंग के अंदर जो आपने वोल्टेज सेट किए हुए हैं वो अचीव नहीं हो जाते। जब उस वोल्टेज तक बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी फिर ये बैटरी को छोड़ देगा और दोबारा से सारे घर का लोड जो है यूटिलिटी के ऊपर डाल देगा और यूटिलिटी से ही बैटरी चार्जिंग को स्टार्ट भी करवा देगा। चार्जर सोर्स प्रायोरिटी की कॉन्फ़िगरेशन 60 नंबर पे की जा सकती है। यहाँ पे अगर CSO रखेंगे इनके टाइम जो चार्जिंग होगी सोलर से होगी और रात को ऑटोमेटिकली वापडा से चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर CUE रखेंगे तो सोलर से चार्जिंग हरगिज़ नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एज अ UPS ये वापडा से चार्जिंग करेगा। मोस्टली लोग SNU ही रखते हैं। इससे 2 टाइप के लॉस होते हैं, एक तो बैटरी जो है ओवर चार्जिंग की वजह से ज़्यादा तेज़ करंट की वजह से बैटरी डैमेज होती है, दूसरा ये है कि यूटिलिटी दिन के टाइम भी यूज़ हो रही होती है चार्जिंग के लिए। और चौथी सेटिंग है OSO पे रखेंगे तो रात के टाइम वापडा से चार्जिंग बंद हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ दिन को बैटरी सोलर से चार्ज होगी। 18 नंबर पे है अलार्म कंट्रोल, यहाँ से बजर को ऑन या ऑफ करवाया जा सकता है। 19 में है ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन, अगर आप चाहते हैं कि इन्वर्टर स्टे एट लेटेस्ट स्क्रीन रहे तो यहाँ से FEP सेलेक्ट करें।
अगर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ESP रखेंगे तो फिर थोड़ी देर बाद, चंद सेकंड के बाद स्क्रीन जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू के ऊपर चली जाएगी, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पहली स्क्रीन होती है, फर्स्ट स्क्रीन, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली इन्वर्टर जो है उसके ऊपर चला जाएगा। बाद है 20 नंबर पे बैक लाइट। यहाँ से बैक लाइट, जो इन्वर्टर की अपनी बैक लाइट होती है, उसको ऑन या ऑफ करवाया जा सकता है। 22 पे है बीप्स वाइल प्राइमरी सोर्स इज़ इंटरप्टेड, यानी कि ये भी एक किस्म का अलार्म है। जब प्राइमरी सोर्स यानी कि यूटिलिटी सिस्टम में इन होती है या आउट होती है तो इन्वर्टर एक लंबी सी बीप देता है। यहाँ से आप इस बीप को ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। उसके बाद 23 के ऊपर है बाईपास डिसेबल या इनेबल। यहाँ से बाईपास को डिसेबल या इनेबल रख सकते हैं। अगर आपका इन्वर्टर बैटरी मोड के ऊपर रनिंग में है या फिर सोलर के ऊपर रनिंग में है तो वो ओवरलोड हो जाता है। वो यहाँ से अगर आपने इनेबल रखा होगा तो वो वापडा के ऊपर शिफ्ट कर देगा आपके सारे लोड को। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी लोड चलाते हैं या फिर आपके सोलर पैनल्स और बैटरियाँ छोटी हैं तो फिर आप इसको अनेबल रखें, अदरवाइज इसको डिसेबल ही रहने दें। इसके बाद है रिकॉर्ड फॉल्ट कोड। 25 पे है FEN या FDS। यहाँ पे इसको FEN रख लें या FDS रख लें, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। 26 पे है बल्क चार्जिंग वोल्टेज, यानी कि बैटरियाँ कितने वोल्टेज से चार्ज करवाना चाहते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट के लिए है 14.1 सिंपल बैटरी के लिए, और 28.2 है 24 वोल्ट के लिए सिंपल बैटरी के लिए, और 56.4 4 बैटरियों वाला जो बड़ा सिस्टम है 5 किलोवाट या 6 किलोवाट के मॉडल में, उसके लिए आप ये रख सकते हैं 56.4 सिंपल लेड एसिड बैटरीज़ के लिए। अगर आप ट्यूबुलर बैटरीज यूज़ कर रहे हैं तो 12 वोल्ट के लिए आपने यहाँ पे जो है 14.6 को सेट कर देना है, और 24 वोल्ट के लिए आपने इसमें 29.2 रखने हैं, और 48 वोल्टेज के लिए आपने यानी कि 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का इन्वर्टर अगर आपका है तो फिर आपने यहाँ पे 58.4 वोल्टेज सेव कर देने हैं। और इसके बाद फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज की सेटिंग है। ये भी एक चार्जिंग की स्टेज है जिसमें बैटरी अप्रॉक्सीमेटली फुल चार्ज हो जाती है। यहाँ से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आपका 12 वोल्ट वाला सिस्टम है 13.5 वोल्ट रखेंगे, 24 वोल्ट का सिस्टम है 2 बैटरियों वाला तो फिर 27.0 रखेंगे। अगर 4 बैटरियों वाला सिस्टम यूज़ कर रहे हैं यानी कि 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो फिर 54.0 वोल्ट रखने हैं एवरी काइंड ऑफ बैटरीज़ के लिए। यहाँ पे 29 पे है लो DC कट ऑफ वोल्टेज। यहाँ पे आपने सिंगल यानी 12 वोल्ट बैटरी के लिए 10.5 वोल्ट रखने हैं, और जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी है, और 21.0 वोल्टेज आपने रखने हैं डबल बैटरी यानी कि 3 किलोवाट वाले मॉडल के लिए। और 4 बैटरियों वाला जो सिस्टम होता है 48 वोल्ट वाला सिस्टम 5 किलोवाट या 6 किलोवाट, उसके लिए आपने इसमें 42 और फिर 41 भी रख सकते हैं। 9 नंबर का प्रोग्राम बैटरी की डिस्चार्जिंग को डिफ़ाइन करता है, यानी कि आप बैटरी को कितना डिस्चार्ज करवाना चाहते हैं, कितना उसको यूज़ करवाना चाहते हैं कि इस लेवल तक बैटरी यूज़ हो, उसके बाद हमारा सिस्टम जो शट डाउन हो जाए। पहले ये होता था जितनी भी सोलर बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनके इन्वर्टर्स में ऑटोमेटिकली सोलर पावर बैलेंस जो होता है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी कि इनेबल ही होता है। पहली दफ़ा ये सोलर मैक्स ने दिया है कि आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। ये आप कोशिश करें इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनेबल ही रखें ताकि जो भी आपका रनिंग लोड है उसके मुताबिक ही आपका MPPT पावर प्रोवाइड करे, और जब आपका लोड इन्वर्टर के ऊपर से हटा दिया जाए तो ऑटोमेटिकली ये सोलर की जो पावर है उसको लो कर दे। सोलर पावर की बैलेंसिंग को आपने डिसेबल सिर्फ उस केस में रखना है जब आप बहुत ज़्यादा इंडक्टिव लोड या बहुत ज़्यादा हैवी लोड चलाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है आपके लोड में, यानी कि एकदम इन्वर्टर के ऊपर लोड आ जाता है और एकदम से हट जाता है और इन्वर्टर 0 पे चला जाता है, और एकदम बहुत ज़्यादा हैवी लोड या ओवरलोड हो जाता है, फिर आपने इस वैल्यू को डिसेबल रख देना है। इस इन्वर्टर में 32 नंबर के ऊपर बल्क चार्जिंग टाइम भी प्रोवाइड किया गया है। बहुत सारे इन्वर्टर्स में ये टाइम नहीं दिया जाता, यानी कि आपने कितने वोल्ट से बैटरी फर्स्ट स्टेज के ऊपर चार्ज करवानी है तो कितने वोल्टेज से वो चार्ज हो कितने टाइम तक, यहाँ से 5 मिनट से लेकर 900 मिनट तक आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप इसको AUE पे रखें यानी कि ऑटो डिटेक्ट पे रखें। आपका इन्वर्टर जैसे ऑटोमेटिकली चार्जिंग करवाता है वैसे ही काम करे। लेकिन अगर आपकी बैटरी इस ग्रेविटी पूरी नहीं करती और बहुत ज़्यादा ओल्ड बैटरीज हो गई हैं और बहुत ज़्यादा आप एक्सपर्ट बंदे हैं तो फिर आप इस सेटिंग को चेंज करें, अदरवाइज इस सेटिंग को चेंज ना करें। ये पहली स्टेज में जो बैटरी की सेफ्टी के लिए ये इन्वर्टर के अंदर ऑटोमेटिकली एक प्रोटेक्शन होती है, उसने वोल्टेज को खुद ब खुद स्लो कर देना होता है, स्लोली इंक्रीज़ करना होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ चार्जिंग के ऊपर, तो फिर वहाँ पे बैटरी डैमेज नहीं होती।
अगर आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा लो है तो इन्वर्टर के जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज हैं वो लो होते हैं, तो इसको आप अगर चेंज करेंगे तो आपकी बैटरीज डैमेज हो जाएंगी। 33 पे आप इक्वलाइजेशन को अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपकी बैटरीज बिल्कुल नहीं हैं तो इसको आप डिसेबल ही रखें। अगर आपकी बैटरीज पुरानी हैं, उनकी ग्रेविटी पूरी नहीं होती, फिर आप इक्वलाइजेशन को ऑन करवा रहे हैं। और 34 के ऊपर इसके वोल्टेज हैं। ये वोल्टेज भी पर बैटरी आपको बल्क चार्जिंग वोल्टेज का 0.2 इंक्रीज करना चाहिए, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपकी बैटरीज खराब हो जाएंगी। 35, 36 और 37 के ऊपर टाइम पीरियड दिया गया है, यानी कि कितने टाइम के लिए आप इक्वलाइजेशन को ऑन रखना चाहते हैं। यहाँ से आप अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू के ऊपर रहने दें तो ज़्यादा बेस्ट। 38 पे है NEC की सेटिंग, यानी कि आउटपुट इन्वर्टर की जो आउटपुट है उसको आप ग्राउंड करवाना चाहते हैं। इन्वर्टर के आउटपुट की जो न्यूट्रल वायर है उसको इन्वर्टर ग्राउंड करवा देता है अगर आप इसको अनेबल रखेंगे। इसको अगर डिसेबल रखेंगे तो इन्वर्टर की आउटपुट ग्राउंड नहीं होगी। सिर्फ सोलर मैक्स ने ये सेटिंग इंट्रोड्यूस करवाई है, इसके अलावा किसी भी कंपनी में ये सेटिंग नहीं पाई जाती। यहाँ से आप कोशिश करें इसको D1S सेलेक्ट करें, यानी कि डिसेबल ही रहने दें। अगर हम ये वाली सेटिंग अनेबल रखते हैं तो फिर वापडा का एनर्जी मीटर फॉल्ट लाइट को ऑन करवा देता है और कुछ केसेस में न्यूट्रल या फिर अर्थ वाली लाइट को ऑन करवा देता है, इसलिए आप इसको डिसेबल ही रखें। इसलिए आप इसको डिसेबल ही रहने दें। अगर आपने 33 के ऊपर इक्वलाइजेशन को अनेबल किया था, फिर ही आप 39 के ऊपर इसको इमीडिएटली अनेबल करवा सकते हैं, अदरवाइज ये सेटिंग काम नहीं करती। जैसे ही आप इक्वलाइजेशन को अनेबल करवाएंगे स्क्रीन के ऊपर E9 लिखा हुआ आएगा और आप समझेंगे कि इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आ गया। ये फॉल्ट नहीं है। इसके बाद इन्वर्टर के अंदर आने वाले डिफरेंट टाइप्स के फॉल्ट कोड्स या फिर रेफरेंस कोड्स दिए गए हैं। यहाँ से आप अपने इन्वर्टर में कभी भी आने वाले किसी भी फॉल्ट को देख सकते हैं, उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं और इसकी ट्रबल शूटिंग भी आप कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स दिए हुए हैं कि अगर ये फॉल्ट आए तो उसका क्या मतलब बनता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।